मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान। आज हमारे साथ है श्री राहुल चेलानी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। राहुल सर इटारसी से है, मध्य प्रदेश से, और फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के जो एपिसोड है वो उसमें वो प्ले कर चुके हैं। वेब सीरीज़ कम से कम 22 से ज़्यादा बॉलीवुड मूवी कर चुके हैं। तो राहुल सर, कैसे ये सफ़र स्टार्ट हुआ फिल्म इंडस्ट्री का? आप सभी के माध्यम से पहले सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम राहुल चेलानी है। सिंधी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। इटारसी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। 2006 से लगातार मैं इस फील्ड में हूं। वैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो बिज़नेस है, व्यापार है। हम सिंधी और हमारे बुजुर्ग जब पाकिस्तान से आए तो यहाँ पर सभी ने आके व्यापार किया और वहाँ पे भी व्यापार था, तो व्यापारी ही कहलाते हैं हम लोग। ये मेरे लिए एक नई फील्ड थी, लेकिन जीवन में अगर सोचा जाए तो वह अगर आपके माइंड में आया, आपके सामने आया, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको वहाँ से जोड़ना चाहता है। मेरी अभी तक 22 फिल्में हो चुकी हैं, 12 वेब सीरीज़ हो चुकी हैं और तकरीबन 150 के आसपास मेरे एपिसोडिक सीरियल कर चुका हूँ। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे साथ और भी है जो आपने बताना भूल गए। एक राजा भोज के ऊपर एमपी गवर्नमेंट ने फिल्म बनाई जो वाटर स्क्रीन पे दिखाने वाली एशिया की ऐसी फिल्म थी जो सबसे बड़े पानी के पर्दे पे भोपाल के बड़े तालाब पे दिखाई जाने वाली थी। यह फिल्म तकरीबन 4 साल पहले बनी। मांडू में राजा भोज का सिंहासन खोला गया। 1000 साल बाद राजा भोज के सिंहासन पे अगर राजा भोज के बाद कोई बैठा तो मां नर्मदा की असीम कृपा से, बाबा महाकाल की असीम कृपा से मेरा सौभाग्य था कि बहुत बड़ी बात है सर, उस सिंहासन पे बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी रिसेंटली ही प्रधानमंत्री जी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो G20 करवाया, यह फिल्म बाहर से आए मेहमानों को दिखाई गई। उन्होंने काफ़ी सराहना की और इसकी काफ़ी तारीफ की। नहीं, बहुत सर, ये जो 2-3 बातें जो आपने बताई है, ये तो मतलब बॉलीवुड में जो स्टार कलाकार है उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वो चांस मिलना आपको, और वो भी मध्य प्रदेश में इतने छोटे से गांव से सर आप आए हो। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी सर? मैंने कुछ जाना है कि कुछ आपने भी मतलब वैसे तो सब कुछ, क्योंकि आप बिजनेस फैमिली से हो तो ईजी था, पर वो ये वाली लाइन थोड़ी सी आपकी अलग थी। और कैसे शुरुआत हुई सर? एक व्यापारी होने के नाते इस फील्ड में आना इतना कठिन था, और घर में अगर 4 बहनें हो, एक छोटा भाई हो, अगर आप बड़े हैं तो 5 के ऊपर अगर आप हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है बखूबी जो घर में बड़ा होगा वो जानता होगा। मेरे लिए बड़ा कठिन था, पर ईश्वर की असीम कृपा रही कि 2006 में एक स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा जोर था। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जॉनी अदारे जैसे सीरियल चल रहे थे। एक सीरियल में नीचे स्ट्रिप चल रही थी GTV में कि आप अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की एक CD बना के भेजिए। अच्छा। और अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी जानते हैं, उस ज़माने में मोबाइल की सुविधा नहीं थी। मेरे एक दोस्त ने हैंडी कैमरे पे एक मेरा वीडियो शूट किया और मैंने सेंड किया। वो मेरा वीडियो फाइनल हुआ और मुझे 7 तारीख नवंबर की मुझे आज भी याद है। मुझे मुंबई फिल्मिस्तान स्टूडियो बुलाया गया और जॉनी लीवर जी के साथ पहली बार मैंने कैमरा फेस किया फिल्मिस्तान स्टूडियो में, वो भी जॉनी लीवर जी के साथ। ये भी मेरा सौभाग्य। उस टाइम के तो बहुत टॉप पे रहे होंगे, मतलब आज भी है, और उस समय तो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, मतलब उनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे, और आज भी वही स्थिति है जॉनी भाई के साथ। सही बात है। उसके बाद लगातार काम मिलता गया। मेरी पहली एक लीड फिल्म थी हाणे छा थींदो, जिसमें एज अ हीरो मैंने काम किया जी। और उसके बाद 2010 में भोपाल मध्य प्रदेश में जब प्रकाश जी आए तो उन्होंने आरक्षण फिल्म की शूटिंग के लिए आए। बड़ा संवेदनशील मुद्दा था। उस फिल्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण डायलॉग था जो मुंबई के एक आर्टिस्ट को करना था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए और वो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। अच्छा। वो डायलॉग मुझे बोलना पड़ा। जो फिल्म के ऊपर विवाद चल रहे थे, आज तक ऑन स्क्रीन यह डायलॉग काट के छोटा किया गया, लेकिन आज हेमंत जी साथ में हैं और मैं चाहूँगा कि वो मुझे आज भी मेरे जहन में है कि मैं पहली बार इतनी बड़ी फिल्म कर रहा हूँ जिसमें अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान जैसे बड़े बड़े एक्टर थे जी। यह फिल्म का यूथ इक्वलिटी का मैं लीडर हूँ। तकरीबन 400-500 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं जी। इस फिल्म का वो जो डायलॉग था जिसे विवाद होने के कारण काट के छोटा किया गया। अच्छा। यह सीन गौहर मिल पे शूट हुआ, ओपन में शूट हुआ, और ईश्वर की असीम कृपा रही ये फर्स्ट टेक ओके था। मतलब प्रकाश जी ने 9 एंगल से शूट किया, एक भी रीटेक नहीं था। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी प्रकाश जी की किसी भी फिल्म में देखने के लिए, बैक देखने के लिए मौका न मिला। जब भी उन्होंने कोई फिल्म बनाई, चाहे रोल छोटा था चाहे बड़ा था, लेकिन मुझे दिया गया। आरक्षण फिल्म का जो डायलॉग है, जो पहली बार आप लोग इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से आप तक आ रहा है जी।
आज इस देश को हम नौजवान 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं और हमारे पॉलिटिशियंस उल्टा खींच के हमें 19वीं सदी में लाना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, कौन मानता है जात और पात को? ये पूरे क्राउड बैठा है, 400-500 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, कौन मानता है जात और पात को? क्या आप लोग मानते हैं? वहाँ से रिप्लाई आता है, नहीं, आज जातिवाद हमारे देश से समाप्त हो चुका है, पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले आज भी उससे जिंदा रखना चाहते हैं और उनकी गंदी राजनीति की कीमत हम चुका रहे हैं अपने भविष्य से। इस लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है, हम मेरिट में विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। हम मेरिट में विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ये मतलब फिल्म का मतलब ऐसा सीन था और मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि प्रकाश झा जी के सामने इतना बड़ा सीन फर्स्ट टेक हो क्यों ना। उसके बाद प्रकाश जी ने जब भी बुलाया मैं दौड़ा चला गया। बिल्कुल जी सर, ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जानना चाहूँगा कि जो पहले तो ये हम अभी ज़माने में सुनते हैं कि या तो फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो कोई ना कोई कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और आप विदाउट कनेक्शन और मतलब डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा करके दिखाया होगा जो उनकी आंखों में एकदम आप बस गए। पर वो क्या था सर, कोई क्या ऐसी कोई बात उनको टच कर गई प्रकाश सर को, या आपका नेचर ऐसा सॉफ्ट रहा कि, या आपकी बातों में मतलब क्या कोई टेस्ट हुआ था उसके पहले सर आपको सिलेक्ट करने हेमंत जी, बगैर ऑडिशन के तो आज की डेट में एक शॉर्ट फिल्म में भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में तो आदमी हर कोई फेमस होना चाहता है। सही बात है सर। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसकी सिफारिश से, किसकी फोन से, किसी की अप्रोच से आपको सिर्फ एक बार काम मिलेगा। अगर आपके काम में दम है तो आपको बार बार काम मिलेगा। तो मैंने हमेशा फोकस अपनी मेहनत पे रखा, अपने काम पे रखा, तो मुझे कभी भी काम की मोहताजी नहीं रही। मैं व्यापारी होने के नाते साथ में अपना बिजनेस भी करता हूँ, एज एक्टर भी हूँ, और अभी तक अगर 22 फिल्में कर चुका हूँ, 12 वेब सीरीज़ कर चुका हूँ, 150 से ज़्यादा साउदर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल जैसे एपिसोड कर चुका हूँ। तो डेफिनेटली मैंने कहीं अपना फोकस आए बाएँ नहीं किया, पूरा फोकस मैंने इंडस्ट्री के ऊपर रखा, अपनी एक्टिंग के ऊपर रखा। सही बात है सर। मैं साउदर्न इंडिया की बात करूँगा कि वो देख के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे क्रिमिनल्स और कई ऐसे शातिर माइंड वाले लोग उसमें काम कर, मतलब वो एक्चुअल रियल स्टोरी पे भी बेस्ड रहता है ऑलमोस्ट, मुझे जहाँ तक पता है। और फिर वो पूरा दर्शाना, और लोग बहुत बीच में तो उसका पूरा क्रेज था, मतलब लोग एक भी एपिसोड छोड़ते नहीं थे। हो सकता है वो इसलिए देखते थे कि उनको थोड़ा सा अवेयरनेस रहे, एक थोड़ा सा नई चीज़ें जानने को मिले कि ऐसे भी क्राइम होते। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? साउदर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल एक ऐसा टीवी के माध्यम से घर घर पहुंचने वाला चैनल और अपना सीरियल है जी। मेरा एक सीरियल आया था जो मध्य प्रदेश के एक गांव के ऊपर पूरी कहानी थी, और ये अभी तक के इतिहास में पहली बार महा एपिसोड बना था। अच्छा। जो एक साथ 2 हफ्ते आया था। अच्छा। और इसे रणवीर हुड्डा ने एक दिन होस्ट किया था, एक दिन अनूप जी ने किया था, जो हर साल अनूप सोनी जी तो कंटिन्यू करते हैं। जी, और एक स्पेशल एपिसोड के लिए रणवीर हुड्डा जी को बुलाया गया था, जो सर ढकाई के नाम से आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो सर ढकाई क्राइम पेट्रोल लिखेंगे तो आ जाएगा। उसमें मेरा भूरा का कैरेक्टर है। अच्छा। इतना खूंखार, इतना नेगेटिव वो कैरेक्टर है। लेकिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें हमारे मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान के हर उस राज्य में हो रही हैं जो अभी तक अपने को नहीं पता है। इस चैनल के माध्यम से, इन एपिसोड के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से अवेयरनेस तो आई है, लोग अलर्ट तो हुए हैं। सही बात। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको पॉजिटिव लें तो एक बहुत अच्छी चीज़ साउदर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल जो टीवी पे आता है सभी को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो हमें जागरूक भी कर रहा है, इंडिकेट भी कर रहा है। सर, आपने काफ़ी आपके अनुभव के बारे में बताया। सर, आपने मूवी भी बॉलीवुड में मूवी काफ़ी करी है, और जो कि आरक्षण की आपने बात करी वो तो मतलब यूथ के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट वाली मूवी थी, और क्योंकि ये ट्रेंडिंग न्यूज़ भी रही है, मतलब वो टॉपिक भी रहा है। पर आपके लिए कौन सा फेवरेट आपका मतलब रोल रहा है कि इस रोल को करने में मज़ा आई, या फिर हर रोल मतलब कुछ ना कुछ वैसे तो नया ही रहता है, फिर भी आपके पसंदीदा में कुछ सर बारे में बताइए, मतलब क्या? देखिए, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक एक्टर ऐसा सौभाग्यशाली किरदार है, भूमिका है, जो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। एक आदमी अगर बाबू की नौकरी करता है तो एक जीवन में बाबू ही रह जाता है, कोई बैंक मैनेजर होता है तो बैंक मैनेजर रह जाता है, कोई पुलिस वाला होता है तो पुलिस वाला ही रह जाता है। मतलब लगातार अगर अपन देखेंगे तो आप एक जीवन में एक ही किरदार निभा के अपना जीवन पूरा करते हैं। पर कलाकार के साथ फायदा है, वो कभी नेता बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी पुलिस बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो इस मामले में तो मैं एक्टर हूँ और ऊपर वाले ने मुझे एक्टर बनाया है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। दूसरी चीज आपने मुझसे पूछी कि किरदार कौन सा जोरदार है। जी। किरदार
सभी जोरदार होते हैं। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम करने कुछ जाते हैं और मिल कुछ जाता है। हाँ। तो सिंह साहब द ग्रेट में मैं सनी देओल के एक फ्रेंड का कैरेक्टर करने वाला था। अच्छा। लेकिन जब मैं वहाँ सेट पे पहुंचा तो अनिल शर्मा जी ने देखा कि यार वो एक एसिड बाय का कैरेक्टर है, जो मुंबई से एक एक्टर आने वाला था, वो नहीं आया हुआ है। अच्छा। मेरी किस्मत बड़ी जोरदार रही कि मध्य प्रदेश में शूटिंगें आई, फिल्में आई, तो मुझे बड़ा काम मिला जी। और बगैर मेहनत के काम मिला, मैं तो ये कहूँगा। अब ऑडिशन दिया, मिल गया, इतना स्ट्रगल नहीं किया कि स्टेशन पे सोया और वड़ा पाव खाया और फिर मुझे काम मिला। जी। माँ नर्मदा की इस मामले में बड़ी असीम कृपा रही मेरे ऊपर। जी। सनी देओल की फिल्म है सिंह साहब द ग्रेट, जो अनिल शर्मा जी की है और जिन्होंने गदर बनाई, उन्हीं का ही प्रोडक्शन हाउस है जी। वो फिल्म जब बनी तो वो फिल्म बिगिनिंग में स्टार्ट होती है कि सनी देओल एक बंदे को उठाते हैं जो एक लड़की के ऊपर एसिड डाल रहा है। तो चलती गाड़ी में मुझे उठाया क्रेन से और एसिड पैंट में डालते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा सीन है और अच्छा 1-1.5-2 मिनट का सीन है वो, और फिल्म चालू ही उस सीन पे होती है। अच्छा। इंट्रोड्यूसिंग सीन है सनी का भी वो। तो माँ नर्मदा की बड़ी कृपा रही कि वो सीन मेरा बड़ा जोरदार रहा। गली गली चोर में मैं नवाज का दोस्त बना हूँ, तो नवाजुद्दीन की मैं पोल खोल देता हूँ, उसमें भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन है मेरा। अच्छा। स्त्री में मैं राजकुमार राव का फ्रेंड का कैरेक्टर है। पूरी फिल्म में मैं राजकुमार राव की कॉलर पकड़ रहा हूँ और उसे मार रहा हूँ कि यार तेरे चक्कर में वो तो बहुत फेमस हुआ है, इतना मतलब पंगा हो गया। जी जी। मतलब वो दिनेश विजन और मैडॉग का एक टर्निंग पॉइंट था, मैडॉग की फिल्म है वो, तो बड़ा ही जोरदार रहा। अभी रिसेंटली मेरी स्त्री 2 आने वाली है जी। उसमें भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। मैं पूरी फिल्म में देखूंगा आपको जी। लेकिन अपने आप में कुछ नया आने वाला अच्छा। है और लोग बड़ा आनंद देंगे। जैसे आपने पहली को बड़ा प्यार दिया, जी। स्त्री 2 को भी आप इसी प्रकार प्यार देंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। नहीं, बहुत ही सर अच्छी बात बताई। और स्त्री 2 में मतलब हमने तो वो फर्स्ट भी देखी है और बहुत ही ज़बरदस्त आपका उसमें रोल रहा और पूरे फिल्म में रहा, ये बात भी सही है। सर ये क्या रहता है कि कितने मिनट का सीन, क्या आपको पहले से बताया जाता है कि आपका 3 घंटे की मूवी है या 2 घंटे की, उसमें आपका इतना रोल है? और शूटिंग कैसे होती है? कुछ शूट बाहर भी होते हैं, पहले भी हो जाते हैं, या फिर पिक्चर शुरू होती है वो शूट पहले हो जाते हैं बाद में? मतलब थोड़ा सा उसके पूरे एल्गोरिदम के बारे में बताइए कि कैसे होता है? देखिए हेमंत जी, क्या होता है कि डायरेक्टर के अकॉर्डिंग और प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग शूट होता है जी। एक्टर की डेट्स ली जाती हैं, बड़े एक्टर की डेट कई बार मिलती हैं, कई भी नहीं, तो उनकी डेट के अकॉर्डिंग भी काम किया जाता है जी। और बड़ा खेल होता है लोकेशन का। अच्छा। मैं आपको बताऊं, मैंने एक वेब सीरीज किया हूं जो राजस्थान के एक बहुत बड़े गैंगस्टर है अमरपाल, उनकी बायोपिक है जो G5 पे है। अच्छा। और वो कैरेक्टर जिमी शेरगिल ने किया है। उसमें एक शंकर का मेरा बड़ा ही दमदार कैरेक्टर, और तकरीबन मेरा 45 दिन का शूट था। ओहो। 45 दिन का शूट अलग अलग जगह हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा बारिश थी कि आधी शूटिंग बंद करके वो लोग वापस चले गए। फिर 6 महीने बाद वो लोग वापस आए, फिर उन्होंने वापस शूट किया। अच्छा। तो एक्चुअली फिल्म जब बनना शुरू होती है तो एक लिमिटेड बजट के अंदर काम किया जाता है और बजट के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। पर मौसम किसी के हाथ में नहीं है, आपदा विपदा किसी के हाथ में नहीं है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई फिल्में बंद हो जाती हैं, डब्बे में चली जाती हैं कि आदमी का प्लान है 10 करोड़ में बनानी है, पर वो बनते बनते और प्रॉब्लम्स के कारण कहीं 15 और 20 करोड़ पे पहुंच जाती हैं। सर आपने बताया कि पहले से ही बजट फाइनल होता है और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों मिलके ही डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें। तो एक तो लेंथ भी कई फिल्म की कम रहती है, ज़्यादा रहती है। दूसरा उसके अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट भी बनती है, उसके हिसाब से सारे किरदार फाइनल होते हैं। तो ये क्या सबको इंडिविजुअल स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है, उनको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, या फिर एट ए टाइम बुलाते हैं वहीं पे आपको थोड़ा बहुत, अगर छोटी शूट है तो फिर वो इमीडिएटली करना पड़ता है? क्या रहता है सर? देखिए क्या होता है कि इंडस्ट्री में नरेशन तो लीड एक्टर को दिया जाता है। अच्छा। क्योंकि लीड एक्टर पूरी कहानी सुनेगा, उसका नरेशन मिलेगा, उसके बाद ही वो फिल्म को साइन करेगा। ओके। बट जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, अगर प्राइमरी है तो उसको भी एक बार पूरा ब्रीफ किया जाएगा जी। लेकिन सेकंड है या 1 लाइनर 2 लाइनर है या 2 सीन है 3 सीन है जी, तो उन्हें थोड़ा आगे का और थोड़ा पीछे का बता के स्क्रिप्ट दी जाती है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें तो स्क्रिप्ट से क्लियर हो जाती हैं। अच्छा। जब एक्टर स्क्रिप्ट को पढ़ता है तो उसको ये क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है जी। और डेफिनेटली क्या होता है कि अगर आपके पास लाइन के अकॉर्डिंग 1 मिनट का सीन है तो उसमें 2-4 सेकंड कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि पूरी फिल्म सिर्फ आपके ऊपर नहीं बन रही है जी। पूरी फिल्म की कहानी है, बहुत सारे किरदार हैं, सबको लेना है और उन्हें कैसे ना कैसे 3 घंटे के अंदर लेके आना है। कई फिल्में 4-4.25 घंटे की हो जाती है, बहुत सारे सीन कट इसलिए हो जाते हैं कि उसकी लेंथ के अंदर नहीं आ पाते। सही बात। तो सारी चीज़ें बड़ी सूक्ष्मता के साथ डिसाइड की जाती हैं जी। और कैरेक्टर
अगर फुटेज खाने के चक्कर में उस सीन को लंबा करता है तो आखिरी में एडिट में फिर कैंची चलती है। तो ईमानदारी से आपको जितना काम मिला है आप उतना ही काम करें तो आप फिल्म में दिखेंगे। ईश्वर की कृपा से मेरी 22 फिल्में हो गई हैं, 23वीं मेरी रिलीज़ होने वाली है। एक हनक करके आ रही है जो एक बहुत बड़े गैंगस्टर है यूपी के, उन्हीं के ऊपर बनी है। उज्जैन में उनके साथ कांड हुआ था। अच्छा। वो फिल्म भी मेरी हनक करके है कि उसमें नेगेटिव बड़ा ही दमदार कैरेक्टर है। अच्छा। वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। तो जितना मेरा काम है और जितना मुझे बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ही अगर मैंने अपनी परफॉर्मेंस की है तो अभी तक 22 फिल्मों में एक सीन भी मेरा नहीं कटा है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात। बड़ी ये कृपा रही है। और सर क्या एक थोड़ा पर्सनल सवाल है कि क्या इसमें फाइनेंशियल आप सेटिस्फाई हो जाते हो या फिर उसमें भी थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे रहता है? कैसे डील होती है? मतलब देखिए, कोई एक XYZ अमाउंट मिलता है तो क्या? एक चीज़ मैं आपको बताऊं हेमंत जी की, बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए करनी पड़ती हैं जी। अगर फिल्म में कैरेक्टर दमदार है, अच्छा, डायरेक्टर दमदार है, अच्छा, उनकी कहानी दमदार है, तो पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है। ओके। मैं पर्टिकुलर अपनी बात कर रहा हूँ, जी, है जी। ना? और ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, इसको करना चाहिए। जी। मतलब अभी तक मैंने जितना भी काम किया है पैसे के लिए काम नहीं किया है। ओके। मैंने काम के लिए काम किया कि इस काम के बाद मुझे इससे बड़ा काम कैसे मिलेगा। सही बात है। तो जो बजट आप फिल्मों में बाहर पेपरों में न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखते हैं कि 100 करोड़ 50 करोड़, जी। तो आपका आशीर्वाद रहा, आप सभी दर्शकों का आशीर्वाद रहा, तो डेफिनेटली जब उस फिगर पे आऊँगा तो मैं अपना फिगर जरूर आउट करूँगा कि मैं कितने लेता हूँ। जी जी जी, नहीं सही कहा। और हम तो चाहेंगे सर पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि आपके हर एक किरदार और हर एक जो प्ले आप कर रहे हो वो एकदम जानदार और शानदार रहते हैं। और डेफिनेटली सर हमें भी अभी प्राउड फील है आपके ऊपर, और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। तो सर मैं ये और जानना चाहूँगा कि अब बॉलीवुड और ये जो फिल्में लाइन में अब एक नया दौर आया है जो कि है वेब सीरीज़ का सर जी। तो ये क्या है? मतलब वेब सीरीज़ का दौर पहले तो आना क्यों लाया गया? मतलब इसके बारे में क्या बताएंगे? क्या समय की वो है या फिर OTT या इस तरीके के प्लेटफॉर्म आ गए, वहाँ पे लोग ज़्यादा देखना चाह रहे हैं और थिएटर पे कम जा रहे हैं, इसलिए ये ट्रेंड बढ़ रहा है? देखिए, वेब सीरीज का जो चलन है जी, वो अपने इंडिया में तो लेट आया, आउट कंट्रीज में ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं एक कंटेंट को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आपको समय चाहिए। जी। आप पब्लिक को 5 घंटे 6 घंटे एक जगह बैठा के तो नहीं दिखा सकते। 3 घंटे की फिल्मों के बाद भी आप देखते होंगे अभी 2 सवा 2 घंटे की फिल्में बन रही हैं। पहले 17 रील 18 रील लिखा हुआ आता था। जी, जी। तो 3 घंटे के आसपास की फिल्म होती थी। अब शोले है तकरीबन 3.25 साढ़े 3 घंटे की फिल्म है। तो वो दौर अलग था, लोगों के पास इतना ज़्यादा समय भी हुआ करता था। आज के युग में लोग बड़े बिजी हो गए हैं। आधी वेब सीरीज आदमी फ्लाइट में देखता है, आदमी आधी वेब सीरीज सुबह नाश्ता करते अपने डाइनिंग पे देखता है, आधी वेब सीरीज आदमी कमोड पे भी देख लेता है। सही बात है। तो टाइम ड्यूरेशन को बांटते 6-8 घंटे की वेब सीरीज देख लेता है जी। और वेब सीरीज चलने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि कोविड में लोग घर रहे। अच्छा। और लोगों के पास कंटेंट नहीं था। लोग थिएटर तक जा नहीं पा रहे थे, नई चीजें आ नहीं रही थी। तो जो वेब सीरीज एक्सेस बनी हुई रखी थी वो लोगों ने अपना टाइम पास कहीं ना कहीं वो 6-8 घंटे बैठ के भी किया। और बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी भी हैं जो किसी न किसी प्रकार से आपको बड़ा जागरूक करती हैं। हर जीवन में किसी न किसी व्यक्ति के साथ कोई ना कोई चीज टच में रहती है। तो कई वेब सीरीज ऐसा मैसेज भी छोड़ रही हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी आ रही हैं, मैं आपको बताऊं कि क्राइम जस्टिस है, या अभी रिसेंटली मैंने एक देखी एक बंदा काफ़ी है। आप अगर आप उसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से क्या फिल्म बनाई है और क्या मनोज जी ने काम किया है, मतलब अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। तो कहीं ना कहीं आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि वेब सीरीज का चलन का रीज़न क्या है, तो चलन का रीज़न ये है कि कंटेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल में लोगों के पास फैसिलिटीज़ है, तो लोगों का बड़े अच्छे सुजग तरीके से समय भी पास हो रहा है, वो एंजॉय भी कर रहे हैं। और आपने सर जो वेब सीरीज़ों में काम किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अभी लेटेस्ट में या फिर अभी कितनी वेब सीरीज़, वैसे तो आपने बताया कि 12 से ज़्यादा वेब सीरीज़ आप कर चुके हैं, तो उसके बारे में बताइए सर। मेरी 12 के आसपास वेब सीरीज़ आ चुकी है। एक वेब सीरीज़ मेरी यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, जो सबसे पहली थी मेरी जी, बियॉन्ड इमेजिनेशन के नाम से एज ए लीड हूँ मैं उसमें। अच्छा। और बड़ा ही दमदार और कंटेंट है वो। अच्छा। वेब सीरीज़ को मेरे आश्रम में भी बहुत अच्छा काम है। आश्रम में मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एक कैरेक्टर है मेरा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रंगबाज करी है मैंने। ऐसे तकरीबन 12 वेब सीरीज करने के साथ साथ क्या है कि न्यू कमर्स जो हैं, जो नए एक्टर हैं,
पहले ऐसा होता था कि मुंबई में बड़े एक्टर्स को बहुत इजीली काम मिलता था जी। प्राइमरी, और जो बेचारे न्यू कमर थे उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वेब सीरीज के माध्यम से लोगों को अपना काम दिखाने का मौका मिल रहा है। सही कहा। नए एक्टर अपनी परफॉर्मेंस खुल के दिखा रहे हैं, और कुछ एक्टर ऐसे निकल के आए हैं जो इंडस्ट्री में बड़े विलुप्त थे, तो वेब सीरीज के माध्यम से अभी वो उभर के आ रहे हैं और इंडस्ट्री को बहुत सारे नए कलाकार मिल रहे हैं। सही कहा आपने सर। ये तो बात है कि वेब सीरीज इंसान घूमते फिरते, और क्योंकि वो पार्ट में रहती है तो इजीली उसको एक्सेस कर सकता है, और क्योंकि अमेज़ॉन और ऐसे कई ऐसे OTT प्लेटफॉर्म है जो इनका प्रचार प्रसार भी अच्छी तरह से करती है, तो जिससे व्यूवर्स भी बढ़ते हैं और उसमें प्रमोट भी होता है। सर, नए यंगस्टर के लिए आपने बताया कि नए लोग भी अब आने लगे हैं, और वेब सीरीज़ में तो काफ़ी सारे नए ही है, मतलब लीड रोल के अलावा बाकी सारे ऑलमोस्ट कई ऐसे चेहरे दिख जाते जो नए हैं। तो क्या ये अब मार्केट पूरा ऐसा खुल गया है, मतलब कोई भी वेब सीरीज में भी अगर काम करना है तो क्या अप्रोच, कैसे अप्रोच रहती है, या कहाँ से ये लोग खुद डायरेक्टर या इनकी पूरी टीम सर्च करते हैं, या हम भी कहीं पे जाके अप्रोच कर सकते हैं अगर किसी को इस तरीके के काम में इन्वॉल्व होना है? मैं आपके पेज के माध्यम से उन लोगों को भी बताना चाहूँगा, आज की डेट में काम पाना बड़ा आसान है जी। मैं उसे बिल्कुल भी कठिन और नहीं मानता हूँ। पहले युग में लोग सर्च करते थे, मुंबई जाते थे, ऑडिशन देते थे, उसके बाद फ़ोन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, और लोगों को पता ही नहीं चलता था ऑडिशन है कहाँ पे। आजकल ऑनलाइन ऑडिशन का बहुत क्रेज़ है। अच्छा, ओके। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, कास्टिंग कंपनियां हैं, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, रिसेंटली अभी एनडी कास्टिंग है, उसके बाद कास्टिंग बे है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जी। ये इनके ऑफिसेज आराम नगर में लगभग सभी के बने हुए हैं जी। ऑनलाइन पे इनके पेजेस हैं, आप इनके पेजेस को फॉलो कीजिए। ये अपना कंटेंट डालते हैं कि हमें ये एक्टर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। आप अपना कंटेंट अपने मोबाइल से शूट करके उस पर फॉरवर्ड कीजिए, उनको मेल कीजिए जी। और कहीं ना कहीं काम आपके घर चल के आएगा। अच्छा, बहुत आसान है काम चाहना, बशर्ते आपको उसको बड़ी प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। एक्टिंग बहुत आसान नहीं है, काम मिलना आसान है, लेकिन काम आपको तब मिलेगा जब आपको अच्छी एक्टिंग आती होगी। तो आज युवाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से, पेज के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एक्टर बनना है तो उसमें जान फूकनी पड़ेगी, आपको बाकी सारी चीज़ें दरकिनार करनी पड़ेगी। लोगों को इसमें सिर्फ ग्लैमर दिखता है, सिर्फ आदमी को दिखता है कि मेरी पेपर में फ़ोटो आ रही है, मेरा नाम हो रहा है, मेरे फॉलोअर्स हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत कठिन एक मेहनत होती है। आपको पहले मेहनत पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सही बात है सर, आपने कठिन और जो मेहनत की बात करी, कई मैंने ऐसे एक्टर देखे, मेल फीमेल दोनों, जो एक समय पे तो काफ़ी हाइट पे पहुंच जाते हैं और फिर बाद में बहुत बुरी तरह, मतलब उनकी जो पीछे की जो लाइफ रहती है वो थोड़ी सी स्ट्रगल वाली रहती है। और कई बार ऐसा सुनने में आया कि कई ऐसे पुराने ओल्ड एक्टर है जिनकी हालत बहुत ख़राब है, तो वो क्या, मतलब कैसे इसको मैनेज किया जाए, या ऐसा क्यों हो रहा है कि कम्युनिटी का क्या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या इसके पीछे का क्या रीज़न है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं सभी के बारे में तो ये बात नहीं कहूँगा जी, लेकिन कामयाबी और कीर्ति और यश यह पाना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान है जी, पर उसके संभाल के रखना बड़ा कठिन है। बहुत बड़ी बात बोली, सही बात है। एक बार आप अगर स्टार बन जाते हैं जी, और उसके बाद आपको आपकी लाइफ स्टाइल वैसे ही चलानी है जी, और अगर आपके पास काम नहीं है तो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक राजा की ज़िंदगी जिया हुआ व्यक्ति अगर सिपाही की ज़िंदगी की हालात पे आ जाता है तो बड़ा कठिन हो जाता है। सही बात। और लगातार लोग एक ही काम पे डिपेंड होते हैं। आज का युग एक काम का नहीं है, पहले घर का एक व्यक्ति कमाता था, पूरा परिवार खाता था। सही कहा। आज के युग में पूरे घर के कमा रहे हैं, उसके बाद भी कम पड़ जा रहा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल वैसी हो गई है। तो आपको अगर उस लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग जीना है, आपको वैसा जीना है, तो आपको उस प्रकार के 2-3 काम करने पड़ेंगे। मेहनत से ही आपको पैसा आएगा, मेहनत से आप अपने जीवन अच्छे तरीके से जी पाएंगे। एक चीज़ मैं और आपके पेज के माध्यम से बनाना चाहूँगा कि मुंबई वीटी स्टेशन पे तकरीबन 5 से 10 हज़ार एक्टर डेली उतरते हैं। अच्छा। और गिनती के लोगों को काम मिलता है। मैं उन माता पिता को भी बोलना चाहूँगा, उन बच्चों को भी बोलना चाहूँगा, एक्टर बनने के लिए आपको फोकस एक्टिंग पे करना पड़ेगा, उससे संबंधित चीज़ों पे करना पड़ेगा। लोग मुंबई में उतरने के बाद ग्लैमर की दुनिया में सिर्फ रात में पार्टियां, लड़कियों के साथ घूमना और बाकी सब चीज़ें बड़े शबाब पे करते हैं। मैं मुंबई रहता हूँ, मेरे साथ जो रूम में रहते थे वो सब जाते हैं,
ऐसा नहीं पार्टी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए पार्टी, लेकिन आप पार्टी से 11 बजे वापस आ पाओगे तभी आप सुबह 10 बजे ऑडिशन पे जा पाओगे। जब आप सुबह 5 बजे और 6 बजे लौट के आओगे और 2 बजे आप उठोगे तो ऑडिशन देने कितने बजे जाओगे? वहाँ तो बहुत लंबी कतार है लोगों को ऑडिशन देने वालों की। तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आपको काम मिलेगा। लोग हज़ारों उतरते हैं, हज़ारों आपने कई माता पिता का पैसा खराब करने के बाद घर और अपनी लाइफ खराब करने के बाद वापस चले आते हैं, क्योंकि स्ट्रगल का अगर 5-10 साल का आपने टाइम दे दिया और अगर आपको काम नहीं मिला तो दूसरा काम करने में भी आपको बड़ी पीड़ा महसूस होगी, क्योंकि आपको लोगों के और अपने परिवार वालों के और अपने रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं, ये तो हीरो बनने गया था, क्या हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप मुंबई में उतर रहे हैं तो आप फोकस उसी काम पर रखिए जिसके कारण आप मुंबई आए हैं। बहुत ही सही सलाह दी सर आपने, और ये वाकई में युवाओं के लिए बहुत ही मतलब ये बात सोच के ही मुंबई जाए कि या तो और कोई एक डेडलाइन बना के जाए कि इतने समय में अगर कुछ हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर वापस से बैक टू पेवेलियन आके कुछ अच्छा नया सोचे। सर मैं आपको फिर रोकना चाहूँगा, हुआ तो कुछ ये तो आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, होगा ही, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। सही कहा। जब आप ये सोच के मुंबई की सरजमी पे अपना पैर रखेंगे ना तो डेफिनेटली मुंबई देने के लिए बैठी है और बहुत कुछ देने के लिए बैठी है। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई सर। ये जितना आप इतना मतलब खुश मिजाज होके बता रहे हो जी, और पर कहीं ना कहीं सर आपके भी लाइफ में कुछ ऐसा एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि ऐसा लगा होगा कि यार अब ये बहुत हो गया, नहीं करना या छोड़ देना, ऐसा कोई सर क्षण रहा मतलब बहुत दिल तोड़ने वाला, मतलब कि बहुत हो गया ये सब, या कोई ऐसा आपके साथ कोई चीटिंग हुई हो या कोई ऐसा कमिटमेंट था जो नहीं हुआ हो, किसी तरह से कोई ऐसी घटना बनी है सर आपके साथ मुंबई में? मैं मुंबई जब पहली बार गया तो मेरे पिता ने कहा कि मुंबई जाओ तो नाक कान सब खोल के जाना, आंखें सब खोल के जाना। देखिए पता नहीं है कि अगला व्यक्ति कौन कैसा है। सही बात है। आप अच्छे हैं, ऊपर वाला आपको अच्छों से ही मिलवाएगा, लेकिन आपकी परीक्षा भी बहुत बार लेगा। सही कहा आपने। मैं मुंबई एक सीरियल की शूटिंग के लिए गया था, मुझे आज भी याद है, और मडगांव में वो शूट होना था मीनाक्षी बंगले में। वो बंगले में शूट चल रहा था, क्या मालूम ऐसा कई बार होता है कि आपका आज दिन नहीं है, उस दिन मेरा दिन नहीं था, मैं ये कहूँगा। 12 बजे से शूट चालू हुआ, 5 बजे तक शूटिंग चली, मैं सीन कर नहीं पा रहा था। 6 बजे 6:30 बजे डायरेक्टर आया, जो मेन डायरेक्टर थे, असिस्ट उनके शूट कर रहे थे, वो प्रोड्यूसर भी थे, और एक पाकिस्तान पे चैनल चलता है KTN चैनल, वो उसके लिए एक सिंधी प्रोग्राम बना रहे थे, उसी का ही शूट था। वो 6 बजे आया, उन्होंने देखा ये कर नहीं पा रहा है, क्या है कैसा, उन्होंने 500 रुपये निकाल के मुझे हाथ में दिए और बोले बेटा घर जाओ। ओहो, अच्छा। मैंने 500 रुपये तो कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ। उन्होंने बड़ी जिद करके मुझे 500 रुपये उनको रवाना करना था कुल मिला के मुझे, और किसी दूसरे एक्टर को उन्होंने बुला भी लिया था मेरी जगह शूट करने के लिए। मैं VT वापस आया, मैं होटल खाली कर चुका था, मैं अंधेरी पहुँचा, अंधेरी तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊं फिर वापस आ जाऊं, कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे लग रहा था किसी प्रकार का मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो बड़ा असमझ की स्थिति थी कि यार ये कैसी लाइन में आ गया हूं, क्या है कैसा। सिर्फ वो एक रात थी जिसने हल्का सा मुझे हिलाया था सिर्फ। अच्छा। क्योंकि मेरा तो कल भी निशाना 100% देना था और कामयाबी हासिल करना था, आज भी वही है। यात्रा अभी जारी है, सफर अभी जारी है, अभी कुछ भी नहीं पाया है। सही कहा। तो ईश्वर की बड़ी असीम कृपा रही कि सिर्फ वो एक हल्का सा, हो सकता है मेरी ही गलती थी कि मैं वहाँ नहीं कर पाया, मैं अच्छा करता तो वो दिन भी नहीं आता। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की मुझसे चूक हुई थी, लेकिन मैंने उस चूक का सुधार करते हुए आगे लगातार काम किया और लगातार मुझे फिल्में मिलती गईं। तो अगर आप अपने काम में 100% देंगे। सर आपने सही कहा कि बॉम्बे, खैर स्ट्रगल में ये सारे पार्ट इंक्लूडेड रहते हैं, मतलब कहाँ पे काम मिला और कहीं थोड़ा सा वो सब पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब ये सब होना ही है, उसी में से व्यक्ति उभर के आता है। सर क्योंकि हम मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी के चैनल पे है और मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं देख रहे हैं, क्योंकि सर आज की तारीख में हर स्टेट जो है वो फिल्म सिटी बनाने की ओर अग्रसर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहीं से ही अर्निंग होगी, यही एक बहुत बड़ा सोर्स बनेगा यूथ के लिए। दूसरा है कि सर रीजनल लैंग्वेज को भी बढ़ावा मिल रहा है, मतलब गवर्नमेंट भी कर रही है, और हम तो मध्य प्रदेश मतलब कि देश का दिल है हम, तो वहाँ पे तो लैंग्वेजेस भी काफ़ी सारी है। तो इस ओर आप क्या कदम बढ़ाना चाहेंगे और आपकी सोच क्या है सर? हेमंत जी, बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने। फिल्म इंडस्ट्री यूपी में तो बड़े जोरों शोरों से काम भी चल रहा है, और पर्टिकुलर हर स्टेट की एक लैंग्वेज है जी। बंगाल से बंगाली है तो महाराष्ट्र से मराठी है जी। बट मध्य प्रदेश एक हिंदुस्तान का ऐसा सेंटर है, यहाँ पर हर कौम के, हर कास्ट के लोग रहते हैं, सही बात। और लगभग हर भाषा बोली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल फिल्मों में, वेब सीरीज में एक बुंदेलखंडी का बहुत टच आ रहा है जी सर। और कुछ फिल्मों में, अभी मेरी एक वेब सीरीज आ रही है
जिन्होंने मिर्ज़ापुर बनाई है वो ही डायरेक्टर हैं, गुरमीत सर। ओहो। और रिलायंस का प्रोडक्शन है पान पर्दा और जर्दा, अच्छा। जो पूरी भोपाल के ऊपर बनी हुई है। उसमें बहुत भोपाली एक्सेंट का यूज़ किया गया अरे है। वाह। लेकिन एक चीज़ आपने और बोली कि यहाँ पर स्कोप कैसा है। जी। शिवराज जी जब थे गवर्नमेंट में सीएम थे तो उन्होंने सब्सिडी का एक कंटेंट निकाला था। उससे पहले कमलनाथ जी लेके आए, फिर शिवराज जी ने उसको कंटिन्यू किया। जी। तो सब्सिडी का कंटेंट जो है वो लगभग अपने यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा विजन क्लियर नहीं है। अच्छा। मतलब ऐसे बहुत सारी फिल्में यहाँ पर आती हैं शूट होने के लिए या प्लान करके आते हैं, रह की होती है, लेकिन वो लोग चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंटेंट क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लियर नहीं है और जो ऑफिसर अधिकारी बैठे हैं उनकी तरफ से भी नहीं है। अगर कंटेंट क्लियर होगा तो मध्य प्रदेश में इतनी सारी लोकेशंस हैं। अच्छा। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि 200-250-300 प्रोजेक्ट तो विगत 5-10 सालों में यहाँ पर हुए हैं। मैं ही इतने सारे प्रोजेक्ट में हूँ, बड़ी बड़ी फिल्मों में हूँ। पंचायत का 4था सीजन आ रहा है, चारों के चारों यहीं शूट हुए हैं। गुल्लक पूरी यहीं शूट हुई है। इंदौर में कलंक करके फिल्म आई थी संजय दत्त की, करण जौहर की, पूरी यहीं शूट हुई। तो इतनी ज़्यादा लोकेशंस हैं गवर्नमेंट के पास, पुरातत्व विभाग के पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारा शूट हो सकता है। या महेश्वर में इतना सारा शूट हो चुका है, नर्मदा जी पे बहुत सारा, जबलपुर में हो चुका है। तो बड़ी बड़ी फिल्में इधर रुक कर रही हैं। अभी पीकू आई थी या उससे पहले डंकी आई अभी राजकुमार ईरानी की। ये बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विजन थोड़ा सा अगर सब्सिडी का क्लियर हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नहीं, और क्या मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी एकेडमी ओपन होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, या आप लोग कोई ऐसा अप्रोच करें कि जहाँ पे इस तरीके की एक्टिंग में किसी को पार्टिसिपेट करना है या अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो उनको कुछ मदद मिले? गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप चल रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने कहा ना क्लियर नहीं है। अच्छा। जब सबको पता होगा तो सब जाएंगे जी। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हिडन है, लोगों को पता नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सिर्फ उन्हें ही पता है जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से जब ये चीज़ें बहुत सारी बाहर निकल के आएंगी तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश से बहुत सारे किरदार, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर निकलेंगे जो आगे चल के मध्य प्रदेश का नाम किसी न किसी रूप में रोशन करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई सर, और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को आपकी इतनी सारी एक्सपीरियंस, नॉलेज शेयर की है, उससे डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलेगा सर, क्योंकि आप सिंधी समाज से, और मैंने एक वीडियो आपका वायरल होते हुए देखा था जिसमें आप बहुत ही प्यारा एक श्री झूलेलाल भगवान जी के ऊपर आप डांस कर रहे थे, और कुछ फिर उसमें वो कंट्रोवर्सी टाइप कुछ लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया था, और फिर उसके बाद से वो वीडियो बहुत पूरे देश में और इवन इंडिया के बाहर भी वो काफ़ी वायरल हुआ। उसके बारे में वो सच्चाई क्या है सर, वो बताइए। मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से डांडिया करता हूँ जी। तो कुछ डांडिया के ऐसे ही कंटेंट हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी खुद की बनाई हुई हैं। अच्छा। वो डांस जिन्होंने मुझे सिखाया था, चेती चांद झूलेलाल जयंती में सिंधी फैमिली से हूँ और सिंधी कम्युनिटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ जी। तो सिंधी कम्युनिटी का एक प्रोग्राम चल रहा था कि 2 दिन बाद चेती चांद है, तो उससे पहले प्रोग्राम चल रहा था। तो उसमें उसमें एक प्रोग्राम चल रहा था, जैसे आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं, इसमें कॉमेडी विद राहुल चेलानी एक प्रोग्राम था। अरे वाह। तो वो प्रोग्राम मैं होस्ट कर रहा था और काफ़ी लोगों को बुला के उस कार्यक्रम में बड़ा एंजॉय हो रहा था। समाज के सब लोग थे, लगभग 1000-2000 के आसपास लोग होंगे जी। तो मेरे जो गुरुजी हैं, जब मैंने उन्हें मंच पे बुलाया इस प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार बहुत सालों से हमने वो डांस नहीं किया है। अब वो मंदिर नहीं था। अच्छा। और पीछे एलईडी स्क्रीन पे झूलेलाल जी की तस्वीर थी, तो वहाँ तो हम वैसे भी शूज़ पहन के लोगों को बुला रहे थे। अच्छा। वो जो एक आप बता रहे हैं कि बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, तो कंट्रोवर्सी शूज़ के ऊपर ही था कि अच्छा। शूज़ पहन के भगवान जी के सामने नाच रहे हैं। तो कई लोगों को उस वीडियो में लग रहा था कि मंदिर में नाच रहे हैं, पर वो मंदिर नहीं था, वो एलईडी स्क्रीन थी। अच्छा। और ईश्वर की बड़ी असीम कृपा से वो वीडियो मेरे ख्याल से कई पेजेस पे डला है, जो लगभग हर पेज पे 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन गया है। और उससे पहले भी 6 महीने पहले भी हमारा एक 40 प्रोग्राम चलता है, उसमें भी मैंने वो डांस किया था। तो मेरे खुद के पेज पे लगभग 3-3.5 मिलियन के आसपास लोग उसको देख चुके हैं। तो आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अलग करेंगे, तो वो चर्चा का विषय तो बनेगा ही बनेगा। सही बात है सर। सूझ तो बात की बात है, पर वो जो डांस है ना सर, वो काफ़ी फेमस हुआ। और मेरी लाइफ में मैंने ये डांस मतलब पहली बार देखा, और ये मतलब वाकई में सर, इवन सिंधी समाज में भी हम लोग आते हैं, पर ये डांस सर मतलब क्या यूनिक है, मतलब ये कहाँ से सर, क्यों हमने कहीं और नहीं देखा और आपके ही पेज पे देखा? मतलब ये डांस जो है ये कहीं ना कहीं डांडिया से मिलता जुलता है जी। और सिंधी और कच्छी, अच्छा, ये दोनों भाषाएं भी आपस में मिलती हैं जी। हमारे बुजुर्ग जो पाकिस्तान में रहे वो कहीं ना कहीं कच्छ से टच में थे जी। तो
हमारा जो कल्चर है, जो मोहनजोदड़ो की संस्कृति है सिंधी समाज की, वो 5000 साल पुरानी है। सही कहा। तो कहीं ना कहीं सिंधी समाज और गुजराती समाज की बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो जैसे वो डांडिया करते हैं, ऐसे हमारे में छेज बोलते हैं। अच्छा। जिसको हम डोकलों के साथ, मतलब डांडिया, हम सिंधी में उसको डोकले कहते हैं। डोकले। तो डांडिया के साथ हम लोग वो नृत्य करते हैं जी। और उस नृत्य में हमने कुछ चीज़ें और ऐड ऑन की जो कहीं ना कहीं डांडिया से मिलती है। तो ये डांडिया का और एक सिंधी छेज का एक नया वर्जन है जो आपने देखा और बहुत ज़्यादा हमारे पेज पे वायरल हुआ। मैं व्यूअर्स को दिखाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इतना, मतलब मज़ा आ गई सर देख के। मैं तो दिल से तारीफ करूंगा कि, और वो भी प्रभु के समर्पित, मतलब आपने जो किया है उनके लिए, तो वो तो सोने पे सुहागा है। सर एक और बात जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी जैसे इटारसी छोटा गांव, वहाँ से फिर आप बॉम्बे, और पूरे अब तो इंडिया में आपके शूट चलते रहते हैं, इवन इंडिया के बाहर भी आप इंटरनेशनल बाहर भी विजिट करते हो। वो जो बचपन के कुछ दोस्त है, कुछ ऐसे लोग हैं, वो याद आते हैं या फिर वो आज भी साथ में है, वो कहाँ है? मतलब कोई कुछ उनके बारे में बताइए सर। देखिए वो याद तब आएंगे जब मैं उन्हें भूल जाऊंगा। कि याद वही आते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। तो आज भी मेरे वही दोस्त हैं। अच्छा। जो मेरे बचपन में दोस्त थे। अच्छा। आज भी हम उन्हीं दुकानों पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं। आज भी हम वही टपरी पे जाके चाय पीते हैं। क्या बात है। इटारसी का जंक्शन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है, तकरीबन 420-425 गाड़ियाँ डेली वहाँ से आवागमन करती हैं। सही कहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी आज भी हैं जो कई सालों से हैं। अच्छा। और अपनी मिट्टी से, अपने प्रदेश से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। जीवन कहीं भी ले जाए लेकिन उन सब चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता। और हमेशा मैं चाहूँगा कि मैं किसी न किसी रूप में उनके साथ जुड़ा रहूँ। सही कहा सर। और दूसरा ये भी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मिट्टी से तो डेफिनेटली सर आप जुड़े हुए हो। एक ये भी है सर कि परिवार को कितना समय, कई बार क्योंकि शूट में जाते हो तो परिवार क्या इससे खुश है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन कहीं फैमिली में कोई फंक्शन है, उसके बावजूद भी कोई आपकी डेट ऑलरेडी कहीं है तो फिर आपको जाना पड़ता है, तो वो मिसमैच नहीं होता या फिर वहाँ पे कोई अनसेटिस्फाई वाला कोई इश्यू आ रहा है सर? देखिए तकरीबन मेरा 1 महीने के अंदर 20-25 दिन का बाहर रहना होता है। अच्छा। ट्रैवल मेरा इतना ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ जी। लेकिन जीवन में अगर कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यह कहावत यहाँ के सत्य होती है। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है जी, तो कुछ चीज़ों से तो आपको, बाकी आपने एक बात और पूछी कि क्या होता है कि बहुत सारी लाइफ में मिसकम्युनिकेशंस हो जाते हैं। लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, माँ बाप को नहीं दे पाते, वाइफ को नहीं दे पाते। लेकिन जब ये सब लोग किसी न किसी प्रकार से आपके सपोर्ट में आ जाते हैं तो आपकी ताकत डबल हो जाती है। तो टचवुड, मां नर्मदा की, ईश्वर की, बाबा महाकाल की मेरे ऊपर कृपा है कि मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरे बच्चे सब मेरे सपोर्ट में कि पापा जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं और उनके हित में कर रहे हैं। तो उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं साथ में हैं। तो मैं थकता नहीं हूं और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देता। अगर मुझे 10 मिनट भी मिलते हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे सकता हूं, तो मैं 100% अपना मोहब्बत देने की कोशिश करता हूँ। नहीं, सही कहा सर आपने। और दूसरा एक सवाल और था छोटा सा कि क्या आप अपने बच्चों को भी फिल्म इंडस्ट्री में या इस तरीके से शूट में डालना चाहेंगे? उसके ऊपर आपकी क्या सर, मेरी एक शॉर्ट फिल्म है। अच्छा। जो कोविड में मैंने बनाई थी, तकरीबन 7 अवार्ड वो फिल्म ले चुकी है। अरे वाह। यूट्यूब पे मेरा चैनल है RC फिल्म्स के नाम से जी। उस पर मुफलिस के नाम से एक 7 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, आप जरूर देखिएगा जी। अगर वो देखने के बाद आपको लगे कहीं सच्चाई है और अगर आपकी आंखें नम हो जाएं जी, तो मेरे इंस्टा पे या किसी भी पेज पे मुझे बताइएगा जरूर। तो मुझे आगे बनाने की और उत्साह बढ़ेगा और प्रेरणा मिलेगी मुझे। आपने पूछा कि आपके परिवार में आपके बच्चों को, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें मेरे बच्चों ने तो रोल किया है। अच्छा। मेरी बिटिया जब 3 साल की थी, अभी वो 7 साल की, 2 बिटियां हैं मुझे जी। मेरी बिटिया ने पहला ही शूट किया, एक ऑस्ट्रेलियन मूवी है, इंटरनेशनल शूट था। अच्छा। और उसने उस फिल्म में काम किया। उन्हें एक फॉरेनर बच्ची चाहिए थी। अच्छा। ईश्वर की कृपा से मेरी बिटिया वैसी दिखती है तो वो उस फिल्म में काम किया। उसके बाद उसका प्रिंट शूट हुआ, जो इंटरनेशनल और नेशनल बड़े बड़े ब्रांड्स ने उसको अपना एम्बेसडर बनाया और उसने शूट किया है। तो बच्चे तो पूत के पाँव पलने में दिख जाते हैं, तो मेरे बच्चों के पाँव मुझे पलने में दिख गए कि यार ये एक्टर ही बनेंगे। अच्छा। तो उनको तो अभी से ही काम मिलना चालू हो गया है। बहुत ही अच्छी बात बताई सर। और डेफिनेटली सर, उनकी जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट है, बस। और क्योंकि वो आपको देखते हैं, आपकी मूवी को, आपके प्ले को देखते हैं, तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होते होंगे कि कहीं ना कुछ अच्छा करें। और आखिरी में सर यही पूछूंगा कि कोई एक ऐसा सक्सेस मंत्र जो है युवाओं के लिए बता सकते हैं कि कैसे अपनी लाइफ को, क्योंकि समय बहुत लोगों में पेशेंस नहीं है, तुरंत हार जाते हैं,
बॉम्बे जा रहे हैं या शूट के लिए जाए, मतलब जो भी जिस भी कैरियर के लिए जा रहे हैं, मतलब संघर्ष करना चाहते नहीं है और तुरंत कुछ रेडीमेड मिल जाए, शायद तो भी ये शब्द यूज़ करूँगा मैं जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दुनिया में सभी को शॉर्टकट ज़्यादा पसंद है जी क्योंकि शॉर्टकट जो है वो रसगुल्ला है। जी तो रसगुल्ला सबको खाना है, सही कहा लेकिन उससे शुगर भी हो जाती है, जी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। बहुत है। और मैं आपके चैनल और पेज के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरा कुछ दिन पहले एक बुक निकली है, बेकरी से बम्बई तक। अच्छा, मैं 8 साल का था और हमारे शहर में एक बेकरी खुली थी, उस बेकरी में मैं काम करता था। सारी चीज़ें एक बार में नहीं बता सकता, बहुत सारी चीज़ें सही बात हैं, है। लेकिन आपने सवाल किया है तो बहुत शॉर्ट में जवाब दूंगा। जरूर जरूर सर। कि बम्बई से बेकरी तक का जो सफ़र था, वो मैं जब बम्बई नहीं गया था और बेकरी में काम करता था और मुझे 4 रुपये रोज़ मिलते थे। अच्छा। 12:30 बजे मैं स्कूल से आता था, 1 बजे तक खाना खाता था और 1 बजे के बाद मैं अपने काम पे चला जाता। राजीव गांधी जी उस टाइम एक्सपायर हुए थे, मुझे आज भी याद है, और मुझे बड़ी थोड़ा राजनीति से भी दिलचस्पी रही है, जी। तो उनका अंतिम संस्कार देखना था मुझे। अच्छा, तो वो बेकरी में टीवी लगी थी और मैं साथ में काम भी कर रहा था, तो मेरे हाथ और पैर दोनों जल गए थे। ओहो, वहाँ से मुझे ब्रेड निकालनी थी भट्टी में से, तो जी जी, लेकिन मैं अंतिम संस्कार देख रहा था, तो पूरा अंतिम संस्कार भी देखा मैंने उस दिन। उसके बाद ही मैंने जाके मलहम पट्टी करवाई। अच्छा, तो बम्बई से बेकरी से बम्बई तक का जो सफ़र रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें फिक्स थी जो मुझे बम्बई तक पहुँचाया। एक तो मेरा विज़न क्लियर था जी। कि भले आज मैं बेकरी में हूँ, लेकिन मुझे बम्बई तो जाना है। अच्छा, एक तो मेरा ये विज़न क्लियर था, और दूसरा विज़न क्लियर था, मुझे आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों बिल्कुल जाना है। अच्छा, इसका मतलब मैंने अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना सब्र नहीं खोया। अगर आपके पास सब्र है, अगर आपके पास पेशेंस है, तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। बहुत बहुत ही बड़ी बात और बढ़िया बात बताई सर आपने, क्योंकि हम भी चाहेंगे यूथ को, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, कि आप फोकस रखिए अपने काम पे, एक न एक दिन वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, thank you so और हम बार बार आपको बुलाते रहेंगे, नए नए आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे। आप हमारा बेस्ट विशेष है कि आप को बड़ी बड़ी कामयाबी मिले सर। थैंक यू सो मच। जैसा आपका नेचर है और जैसा आपका व्यवहार है, मतलब मैं वाकई में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ और मुझे ऐसा जरा भी नहीं लगा कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। थैंक यू। आपने हमारी बहुत केयर करी। तो दोस्तों, ऐसे ही हम लोग मध्य प्रदेश के ऐसे लोगों की स्टोरी कवर करते हैं जिन्होंने अपने काम से, अपने विचारों से मध्य प्रदेश को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उनको प्राउड फील करवाया है। तो नए एपिसोड के लिए जल्दी मिलते हैं कुछ नई शख्सियतों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।